2 साल तक मैंने अपनी उस लड़की की देखभाल की जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था। जब उसकी आंखें ठीक हो गई तो उसने सबसे पहले अपने पुराने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली। हर कोई यही कह रहा था कि आखिर इतने सालों बाद दोनों का प्यार पूरा हो गया। मैं चुपचाप शहर के चौक पर लगी बड़ी लेड स्क्रीन पर उनकी शादी का लाइव देख रहा था। फिर मैंने अपनी शादी की अंगूठी सड़क किनारे बैठे एक भिखारी को दे दी और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उन 2 सालों को याद करके बस खुद पर हंसी आ रही थी। स्क्रीन पर इस शहर की सबसे शाही शादी चल रही थी। दुल्हन थी सुमुचिंग, जो कभी इस शहर के सबसे अमीर आदमी की इकलौती बेटी थी। खूबसूरत, समझदार और कभी वही मेरी पूरी दुनिया थी। 2 साल पहले एक भयानक कार एक्सीडेंट में उसकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई थी। उसी वक्त उसके मंगेतर गु यानजी ने उससे रिश्ता तोड़ लिया और पढ़ाई के बहाने विदेश चला गया। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने अपनी वो कंपनी छोड़ दी जो जल्द ही मार्केट में लिस्ट होने वाली थी। अपनी पूरी टीम भी भंग कर दी। फिर पूरे 24 घंटे उसके साथ रहने लगा। मैं उसकी आंखें बन गया। मैंने ब्रेल पढ़ना सीखा, उसके पसंदीदा खाने बनाना सीखा, यहाँ तक कि सिर्फ आवाज और छूकर उसे दुनिया पहचानना भी सिखाया। उसके टूटने, रोने और हर दिन हार मान लेने वाले मुश्किल वक्त में भी मैं हमेशा उसके साथ खड़ा रहा। यिन छुआन, प्लीज मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाना। उसकी ये बात सुनकर मुझे हमेशा लगता था कि हमारा रिश्ता हर मुश्किल से ऊपर है। 3 महीने पहले आखिर उसे सही डोनर मिल गया। उसकी आंखों का ऑपरेशन सफल रहा। जिस दिन उसकी आंखों से पट्टी हटनी थी उस दिन मैं फूलों का गुलदस्ता और एक अंगूठी लेकर पहुंचा था। मैंने सोचा था जैसे ही वो पहली बार मुझे देखेगी मैं उसी पल उसे प्रपोज कर दूंगा। लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने मैं नहीं था, बल्कि अभी अभी विदेश से लौटकर आया उसका पुराना मंगेतर गु यानजी खड़ा था। जैसे ही उसे पता चला कि सुमुचिंग की आंखें ठीक होने वाली हैं, वो तुरंत वापस आ गया। उसने पहले ही एक नर्स को पैसे देकर खरीद लिया था। उसी से उसे पट्टी हटने का सही समय पता चल गया। फिर वो आराम से अस्पताल के कमरे में पहुंच गया और वही इंसान बन गया जिसे सुमुचिंग ने आंखें खुलते ही सबसे पहले देखा। और मुझे अस्पताल की तरफ से झूठा मैसेज भेजा गया कि सिस्टम में दिक्कत आ गई है, इसलिए ऑपरेशन 1 घंटे लेट होगा। इसी झूठी खबर की वजह से मैं अस्पताल के नीचे बने कैफे में बैठा उसका इंतजार करता रहा। जब मैं फूलों का गुलदस्ता लेकर भागता हुआ ऊपर पहुंचा तब तक सब खत्म हो चुका था। मेरे सामने सुमुचिंग गु यानजी की बाहों में थी। वो उसे कसकर पकड़कर रो रही थी। यानजी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। गु यानजी उसे गले लगाए हुए था, लेकिन उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो उसके चेहरे पर सिर्फ तिरस्कार था, जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि बेकार की चीज हूँ। उस पल मैं सबके सामने एक मजाक बन गया। आसपास खड़े लोग गु यानजी के प्यार की तारीफ कर रहे थे। सब कह रहे थे कि वो विदेश में रहते हुए भी सिर्फ सुमुचिंग के बारे में सोचता रहा। जैसे ही उसे पता चला कि वो ठीक हो गई है, वो तुरंत वापस लौट आया ताकि दोनों फिर से एक हो सके। और मैं, जिसने 2 साल तक दिन रात उसकी सेवा की, उसकी देखभाल की, उनकी इस प्यार की कहानी में मेरा नाम लेने लायक भी नहीं था। कुछ देर बाद सुमुचिंग मेरी तरफ मुड़ी और बोली, यिन छुआन, इन 2 सालों तक मेरा ख्याल रखने के लिए थैंक यू। ये 50 लाख का चेक है, इसे मेरी तरफ से तुम्हारे लिए मुआवजा समझ लो। उसकी आवाज पहले की तरह नरम थी, लेकिन अब उसमें एक अजीब सी दूरी और हल्का सा घमंड भी था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अपने से नहीं बल्कि अपना काम पूरा कर चुके एक नौकर से बात कर रही हो। मैंने उस 50 लाख के चेक की तरफ देखा भी नहीं। मैं बस चुपचाप उसकी आंखों में देखने लगा। मैं उसकी आंखों में बस एक चीज ढूंढ रहा था। क्या उन 2 सालों की कोई याद अभी बाकी है? क्या उसे हमारे साथ बिताए हर पल की जरा सी भी अहमियत है? लेकिन मुझे वहाँ कुछ भी नहीं मिला। उसकी आंखों में सिर्फ गु यानजी के लिए प्यार था और उससे दोबारा मिलने की खुशी। तभी मुझे समझ आ गया, शायद शुरू से ही मैं उसके लिए सिर्फ एक सहारा था, एक ऐसा इंसान जिसकी जरूरत उसे सिर्फ तब तक थी जब तक वो अंधी थी। अब उसकी आंखें ठीक हो चुकी थी, गु यानजी भी वापस आ गया था। ऐसे में मेरे जैसे पुराने टूल की अब कोई जरूरत नहीं बची थी। उधर शादी की लाइव स्क्रीन पर गु यानजी बड़े प्यार से सुमुचिंग की उंगली में हीरे की अंगूठी पहना रहा था। उस अंगूठी का डिजाइन देखकर मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया, क्योंकि वो बिल्कुल मेरी अंगूठी जैसी थी। आखिर 2 सालों में मैंने उसकी हर पसंद नापसंद याद कर ली थी। उसे क्या अच्छा लगता है, क्या बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे सब पता था। शायद गु यानजी ने ये सारी बातें उसी से आसानी से जान ली, और जिस पसंद को समझने में मैंने 2 साल लगा दिए थे वो उसे एक पल में मिल गई। मैंने अपनी हथेली में रखी अंगूठी की तरफ देखा। वो एक बेहद कीमती पिंक डायमंड रिंग थी। उसे बेल्जियम के सबसे मशहूर डिजाइनर ने बनाया था। इस एक अंगूठी को तैयार होने में पूरे 6 महीने लगे थे, लेकिन अब ये सब किसी मजाक से कम नहीं लग रहा था। तभी मेरी नजर सड़क किनारे बैठे एक बूढ़े भिखारी पर पड़ी। उसके सफेद बाल बिखरे हुए थे और कांपते हाथों से वो लोगों के सामने अपना कटोरा बढ़ा रहा था। मैं उसके पास गया। बिना कुछ कहे मैंने मखमली डिब्बे में रखी
रखी अपनी अंगूठी उसके कटोरे में रख दी, फिर मुस्कुराकर बोला, इसे बेच देना और अच्छे से खाना खा लेना। बूढ़ा भिखारी कुछ पल के लिए हैरान रह गया। उसने धीरे से डिब्बा खोला। अंदर रखी चमकती हुई हीरे की अंगूठी देखते ही उसकी आंखें पूरी तरह फैल गई। बूढ़ा भिखारी उस चमकती हुई अंगूठी को देखकर इतना घबरा गया कि उसका कटोरा लगभग हाथ से छूट ही गया। लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, ना उस बूढ़े को और ना ही स्क्रीन पर शादी कर रहे उन दोनों को। मैं बस भीड़ में आगे बढ़ता चला गया। सु मुचिंग, तुम्हें शादी की बहुत बहुत बधाई। और अब मैं यिनचुआन अपनी वो जिंदगी वापस लेने जा रहा हूँ जो हमेशा से मेरी होनी चाहिए थी। उसी वक्त मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। मेरे पार्टनर मोटू का मैसेज था, भाई सब खत्म हो गया। मैंने जवाब दिया, हाँ अब सब खत्म हो गया। कुछ सेकंड बाद उसका फिर मैसेज आया, यार तेरे साथ बहुत गलत हुआ। सो फैमिली और गु फैमिली ने तेरा इस्तेमाल किया और काम निकलते ही तुझे छोड़ दिया। बिल्कुल एहसान फरामोश लोग हैं। मैं हल्का सा मुस्कुराया और लिखा, ऐसा मत बोल। बिजनेस हो या जिंदगी, हर चीज एक तरह का सौदा ही होती है। मैंने अपने 2 साल लगाए और बदले में कुछ नहीं मिला। इसे मेरी गलत इन्वेस्टमेंट समझ लो, इसमें किसी और की गलती नहीं है। उसने तुरंत पूछा, तो अब क्या करेगा? मैंने बिना सोचे जवाब दिया, कंपनी वापस जा रहा हूँ। अगले ही पल उसका रिप्लाई आया, भाई आखिर तू वापस आ ही गया। हम सब तेरा ही इंतजार कर रहे थे। 2 साल पहले मेरी बनाई हुई कंपनी तियानशु डेटा अपनी राउंड फंडिंग के सबसे अहम दौर में थी। कंपनी की वैल्यू करोड़ों में पहुंच चुकी थी और पूरे इंडस्ट्री में उसे सबसे बड़ा उभरता हुआ स्टार्टअप माना जा रहा था। लेकिन सु मुचिंग के एक्सीडेंट के बाद मैंने बिना एक पल सोचे पूरी कंपनी बंद कर दी। सारी कोर टेक्नोलॉजी, रिसर्च और डेटा मॉडल सील करके रख दिए। उस वक्त हर किसी को लगा कि मैं पागल हो गया हूँ। लोग कहते थे कि मैंने एक लड़की के लिए अपना पूरा बिजनेस एम्पायर खुद अपने हाथों से खत्म कर दिया। जब मैं 2 साल बाद फिर से अपने पुराने ऑफिस में दाखिल हुआ तो अंदर हर तरफ धूल जमी हुई थी। दरवाजा खुलते ही पुरानी यादों की खुशबू जैसे वापस लौट आई। मोटू पहले से ही कुछ पुराने कोर मेंबर्स के साथ वहाँ मेरा इंतजार कर रहा था। भाई उन सबके चेहरे मेरे लिए जाने पहचाने थे, लेकिन आज उनकी आंखों में सबसे ज्यादा खुशी थी। सबसे हैरानी की बात यह थी, कंपनी बंद होने के बाद भी उनमें से कोई मुझे छोड़कर नहीं गया था। सबने दूसरी कंपनियों के बड़े बड़े ऑफर ठुकरा दिए क्योंकि उन्हें भरोसा था कि एक दिन मैं जरूर वापस आऊंगा। मैंने उन सबकी तरफ देखा और धीरे से कहा, दोस्तों सॉरी, मुझे वापस आने में बहुत देर हो गई। मोटू तुरंत हंसते हुए बोला, अरे छोड़ना, चाहे जितनी देर लगती हम फिर भी तेरा इंतजार करते। तेरे बिना तियानशु डेटा नहीं है। मैंने बस सिर हिलाया। अब बातें करने का समय खत्म हो चुका था। मैं सीधा मीटिंग रूम में गया और व्हाइट बोर्ड के सामने खड़ा हो गया। मोटू, हमारे सील किए हुए बेइडो मॉडल का सारा डेटा निकालो। ओल्ड वांग गु ग्रुप के तहत आने वाली जितनी भी लिस्टेड कंपनियां हैं उनकी पूरी फाइनेंशियल रिपोर्ट निकालो। सब लोग बिना कोई सवाल पूछे तुरंत काम में लग गए। 3 दिन बाद गु ग्रुप की पूरी एनालिसिस रिपोर्ट मेरी टेबल पर रखी थी। गु फैमिली ने शुरुआत पारंपरिक बिजनेस से की थी। पिछले कुछ सालों में उन्होंने इंटरनेट और न्यू एनर्जी सेक्टर में भी कदम रखा था, लेकिन उन्हें खास सफलता नहीं मिली। आज भी उनका ज्यादातर बिजनेस उनके पुराने इंडस्ट्री वाले कारोबार के सहारे ही चल रहा था। विदेश से लौटने के बाद गु यानजी को उसके पिता गु ग्रुप के चेयरमैन गु होंगाई ने कंपनी की इंटरनेट एंटरटेनमेंट डिवीजन की जिम्मेदारी सौंपी थी। और किस्मत देखो, यही वो फील्ड थी जिसमें 2 साल पहले मेरी सबसे ज्यादा पकड़ थी। तभी मोटू ने रिपोर्ट का एक पन्ना मेरी तरफ बढ़ाया। भाई ये देख, गु यानजी ने ज्वाइन करते ही हुआन हाई नाम का एक मेटावर्स सोशल प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसमें अब तक 5 करोड़ नहीं, पूरे 5 अरब युआन की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। अभी इसका इंटरनल टेस्ट चल रहा है, प्रमोशन भी शुरू हो चुका है। ये लोग दावा कर रहे हैं कि ये देश का नंबर 1 वर्चुअल सोशल प्लेटफॉर्म बनेगा। मैंने प्रोजेक्ट की पूरी फाइल ध्यान से पढ़ी। धीरे धीरे मेरे होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का पूरा फ्रेमवर्क 2 साल पहले मेरे बंद कर दिए गए स्टार प्रोजेक्ट से बेहद मिलता जुलता था। मैंने मोटू की तरफ देखा और कहा, एक काम करो, पता लगाओ कि पिछले 2 सालों में गु यानजी का हमारी कंपनी के किसी पुराने कर्मचारी से कोई संपर्क हुआ था या नहीं। मोटू तुरंत मेरी बात समझ गया और बिना समय बर्बाद किए जांच में लग गया। आधे दिन के अंदर ही सारी सच्चाई सामने आ गई। विदेश में रहते हुए गु यानजी ने हमारी कंपनी के एक पुराने प्रोडक्ट मैनेजर को मोटी सैलरी पर अपने साथ रख लिया था। उसी प्रोडक्ट मैनेजर को मैंने 2 साल पहले कंपनी के सीक्रेट लीक करने की वजह से निकाल दिया था। वो तब से मुझसे बदला लेना चाहता था। लगता है उसने मेरे पुराने आइडिया और पूरे प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट गु यानजी को बेच दिया था ताकि उसके भरोसे में आ सके। मोटू गुस्से से बोला, कितना घटिया आदमी निकला। फिर उसने मेरी तरफ देखा, भाई अब क्या करें, उन पर कॉपी करने का केस कर दे। मैंने हल्के से सिर हिलाया, नहीं, केस करने में बहुत वक्त लगेगा और इतनी आसान सजा तो वो डिजर्व भी नहीं करते। मैं खिड़की
खिड़की के बाहर गु ग्रुप की ऊंची बिल्डिंग की तरफ देखते हुए बोला, मुझे उनसे सिर्फ मुआवजा या माफी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि उनका पूरा प्रोजेक्ट लॉन्च होने से पहले ही खत्म हो जाए। उनकी 5 अरब युआन की इन्वेस्टमेंट पूरी तरह डूब जाए और पूरे बिजनेस जगत में उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। मैंने मुड़कर मोटू की तरफ देखा। बे-इडो मॉडल चालू करो। गु ग्रुप के सभी पार्टनर्स, सप्लाई चेन और बैंक लोन का पूरा डेटा रन करो। मुझे उनकी फंडिंग चेन की सबसे कमजोर कड़ी ढूंढकर चाहिए। मैंने बिना रुके अगला आदेश दिया। साथ ही मार्केट में खबर फैला दो कि तियांशु डेटा बहुत जल्द वापस आ रही है और इस बार हम एआई दौर के लिए एक बिल्कुल नया सोशल प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे। कुछ पल रुकने के बाद मैंने एक कागज पर एक नाम लिखा और मोटू की तरफ बढ़ा दिया। मोटू ने जैसे ही वो नाम पढ़ा, उसकी आंखें फैल गई। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाई तुम उनसे मिलने वाले हो। वो आदमी तो पूरे बिजनेस जगत में मशहूर है। लोगों को बर्बाद करके भी उसे जरा सा अफसोस नहीं होता। मैंने कागज वापस उसकी तरफ सरकाया और ठंडी आवाज में कहा, बुरे लोगों से निपटने के लिए कभी कभी उनसे भी ज्यादा खतरनाक इंसान की जरूरत पड़ती है। अगले आधे महीने तक मैंने लगभग कंपनी में ही रहना शुरू कर दिया। पूरी तियांशु डेटा टीम पहले से कहीं ज्यादा जोश के साथ दिन रात काम कर रही थी, लेकिन हमने गुयांजी के हुआनहाई प्रोजेक्ट का सीधा मुकाबला करने के लिए कोई नया सोशल प्लेटफॉर्म बनाना शुरू नहीं किया, क्योंकि उसमें बहुत समय लगता। उसकी जगह मैंने बे-इडो मॉडल की मदद से हुआनहाई के लिए एक एआई प्लगइन तैयार किया। ऊपर से देखने पर वो सिर्फ एक साधारण टूल लगता था। वो यूजर्स के वर्चुअल अवतार को बेहतर बनाता, उनके लिए सही दोस्त सुझाता और एआई की मदद से सोशल रिकमेंडेशन देता। लेकिन उसकी असली ताकत कुछ और ही थी। ये प्लगइन चुपचाप हुआनहाई प्लेटफॉर्म के यूजर्स का डेटा इकट्ठा करता था, उनकी एक्टिविटी, उनकी खरीदारी की आदतें, उनके सोशल कनेक्शन, यहाँ तक कि कुछ बेहद संवेदनशील और निजी जानकारी भी। मार्केट पर जल्दी कब्जा करने के चक्कर में गुयांजी ने हुआनहाई के बीटा टेस्ट में शामिल होने की शर्तें बहुत आसान रख दी थी। इसी वजह से हमने आसानी से हजारों बीटा अकाउंट हासिल कर लिए। फिर हुआनहाई के ऑफिशियल लॉन्च से ठीक एक दिन पहले मैंने उस एआई प्लगइन को पूरी तरह फ्री में इंटरनेट के बड़े बड़े गेमिंग और सोशल फोरम पर रिलीज कर दिया। उसका नाम था इनसाइट आई। अगले दिन हुआनहाई का ऑफिशियल लॉन्च हुआ। पूरा इंटरनेट उसी की चर्चा कर रहा था। गुयांजी ने प्रमोशन पर बेहिसाब पैसा खर्च किया, बड़े बड़े फिल्म स्टार से विज्ञापन करवाए। सोशल मीडिया पर हर तरफ उसी का ट्रेंड चल रहा था। लाखों युवा उस नए वर्चुअल सोशल प्लेटफॉर्म पर टूट पड़े। इस लॉन्च की वजह से गु ग्रुप के शेयर भी तेजी से ऊपर चढ़ने लगे। गुयांजी की हर तरफ तारीफ हो रही थी। अब वो बिजनेस की दुनिया का नया चमकता हुआ सितारा बन चुका था और उसकी नई नई दुल्हन सुमुचिंग उसके साथ हर जगह मुस्कुराती हुई नजर आ रही थी। अब सुमुचिंग भी हर जगह गुयांजी के साथ दिखाई देने लगी थी। वो जहाँ भी जाता वो उसके साथ खड़ी रहती। यहाँ तक कि एक दिन मैंने बिजनेस न्यूज में उनकी सक्सेस पार्टी की तस्वीर भी देखी। तस्वीर में सुमुचिंग मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे की खुशी साफ बता रही थी कि वो अपने पति पर कितना गर्व महसूस कर रही है। लेकिन उसे शायद कभी पता भी नहीं चलता कि इंटरनेट की इस चमक दमक के पीछे उसके पति के लिए एक बहुत बड़ा जाल पहले ही बिछाया जा चुका था। हमारा इनसाइट आई प्लगइन उम्मीद से कहीं ज्यादा सफल रहा। उसके डाउनलोड हर घंटे बढ़ते जा रहे थे। लगभग हर यूजर उसकी तारीफ कर रहा था। सबका कहना था कि इस प्लगइन ने हुआनहाई का एक्सपीरियंस कई गुना बेहतर बना दिया है। अब ज्यादातर लोग उसी के साथ प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे थे। गुयांजी की टेक टीम को भी इस बात का एहसास हो चुका था, लेकिन अब वो एक बड़ी मुश्किल में फंस गए थे। अगर वो इनसाइट आई को बैन करते तो लाखों एक्टिव यूजर नाराज होकर प्लेटफॉर्म छोड़ सकते थे, और अगर उसे ऐसे ही चलने देते तो वो प्लगइन एक परजीवी की तरह उनके प्लेटफॉर्म से चिपककर लगातार अपना काम करता रहता। दोनों ही रास्ते उनके लिए नुकसान वाले थे। इसी उलझन में उनका पूरा ध्यान भटक गया। और उधर मैं इनसाइट आई की मदद से हुआनहाई के सबसे अहम और सबसे कीमती यूजर डेटा को अपने हाथ में ले चुका था। यही डेटा गुयांजी की सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाला था। पब्लिक लॉन्च के सिर्फ एक हफ्ते बाद गु ग्रुप के शेयर अपनी सबसे ऊंची कीमत पर पहुंच गए। उसी दिन गुयांजी ने एक लाइव इंटरव्यू में बड़े आत्मविश्वास से ऐलान किया, हुआनहाई अब अगले राउंड की फंडिंग शुरू करेगा। हमारा लक्ष्य 100 अरब युआन का मेटावर्स इकोसिस्टम बनाना है। मैं भी वो लाइव इंटरव्यू देख रहा था। सुमुचिंग उसके बिल्कुल पास बैठी थी। उसकी आंखों में गुयांजी के लिए सिर्फ गर्व और तारीफ थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो दुनिया की सबसे परफेक्ट जोड़ी वही हो। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी इस कामयाबी की गिनती अब शुरू नहीं, खत्म होने वाली थी। मैंने टीवी बंद किया और तुरंत मोटू को फोन लगाया। शुरू कर दो, बस इतना कहकर मैंने कॉल काट दी। ठीक 1 घंटे बाद हुआनहाई प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई 100 पन्नों की एक विस्तृत रिपोर्ट एक साथ कई जगह भेज दी गई। ये रिपोर्ट सीधे राष्ट्रीय साइबर रेगुलेटरी विभाग, देश के बड़े मीडिया हाउस
और गु ग्रुप के सभी बड़े शेयर होल्डर्स के ईमेल पर पहुंच गई। रिपोर्ट के नीचे सिर्फ एक नाम लिखा था, तियानशु डेटा। उस रिपोर्ट में हमने पक्के सबूत, सटीक डेटा और एडवांस मॉडल के आधार पर दिखाया कि हुआनहाई के यूजर प्राइवेसी सिस्टम में कितनी बड़ी खामियां मौजूद हैं। साथ ही हमने ये भी साबित किया कि उनके प्लेटफॉर्म का डेटा एक अज्ञात थर्ड पार्टी प्लगइन इनसाइटआई द्वारा लगातार एक्सेस और इकट्ठा किया जा रहा था। हमने रिपोर्ट में साफ लिखा था, अगर इतने बड़े स्तर पर यूजर्स का डेटा गलत लोगों के हाथ लग गया तो इससे ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी और बड़े पैमाने पर लोगों की प्राइवेसी खतरे में पड़ सकती है। पूरी रिपोर्ट में हमने कहीं भी सीधे हुआनहाई पर हमला नहीं किया। हमने सिर्फ इतना कहा कि ये एक गंभीर सुरक्षा जोखिम हो सकता है जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन ये रिपोर्ट किसी साधारण चेतावनी की तरह नहीं थी। ये तो एक ऐसा बम था जो सही समय पर फटा था। कुछ ही मिनटों में पूरा इंटरनेट हिल गया। हर तरफ एक ही खबर चल रही थी, हुआनहाई प्लेटफॉर्म में बड़ा सिक्योरिटी लूपहोल। क्या करोड़ों यूजर्स का निजी डेटा लीक हो चुका है? इनसाइटआई आखिर मददगार टूल है या पूरे खेल का मास्टरमाइंड? तियानशु डेटा की रिपोर्ट ने पूरे टेक इंडस्ट्री में मचा दी हलचल। मामला इतना बढ़ गया कि रेगुलेटरी विभाग ने तुरंत गु ग्रुप को पूछताछ के लिए तलब कर लिया और देखते ही देखते हुआनहाई प्रोजेक्ट पर अस्थायी रोक और सुरक्षा जांच की खबरें पूरे देश में फैल गई। रिपोर्ट सामने आते ही पूरे देश की मीडिया में हड़कंप मच गया। सिर्फ एक दिन पहले तक जिस गु यानजी को लोग बिजनेस की दुनिया का नया सितारा बता रहे थे, अब वही हर तरफ लोगों के निशाने पर था। यूजर्स को पहली बार एहसास हुआ कि जिस प्लेटफॉर्म पर वो आंख बंद करके भरोसा कर रहे थे वो उनकी प्राइवेसी की बिल्कुल भी रक्षा नहीं कर पा रहा था। एक अनजान प्लगइन इनसाइटआई उनके डेटा तक आसानी से पहुंच गया था। ये खबर फैलते ही इंटरनेट पर गुस्से की लहर दौड़ गई। लोग बड़ी तेजी से हुआनहाई को अनइंस्टॉल करने लगे। कुछ ही घंटों में पूरा प्लेटफॉर्म विवादों में घिर गया। उधर गु ग्रुप के शेयरों में भी भारी गिरावट शुरू हो गई। मार्केट खुलने के सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही शेयर लोअर सर्किट पर पहुंच गया। कुछ ही मिनटों में कंपनी की अरबों की मार्केट वैल्यू हवा हो गई। ये खबर सुनते ही गु ग्रुप के चेयरमैन गु होंगाई सदमे से अस्पताल पहुंच गए और गु यानजी वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, बार बार यही कह रहा था कि ये सब उनके प्रतियोगियों की साजिश है। लेकिन जितनी सफाई वो देता, लोगों का भरोसा उतना ही टूटता जाता, क्योंकि तियानशु डेटा की रिपोर्ट में दिए गए सबूत इतने मजबूत थे कि उन्हें झुठलाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली वार अभी बाकी था। वो इंसान जिससे मैंने कुछ दिन पहले मुलाकात की थी अब अपनी चाल चलने वाला था। उसका नाम था झांग जियो। पूरी वॉल स्ट्रीट में उसकी पहचान एक ऐसे इन्वेस्टर की थी जो बड़ी बड़ी कंपनियों को शॉर्ट सेल करके अरबों कमाता था। मैंने उसे मीडिया से भी ज्यादा डिटेल में तैयार की गई पूरी रिपोर्ट दी थी, साथ ही एक ऐसा बिजनेस प्लान जिसे ठुकराने का उसके पास कोई कारण नहीं था। जिस वक्त हमारी रिपोर्ट दुनिया के सामने आई उसी समय झांग जियो का फंड विदेशी मार्केट में पहले से ही गु ग्रुप के खिलाफ भारी शॉर्ट पोजीशन बना चुका था। जैसे जैसे गु ग्रुप के शेयर गिरते गए वैसे वैसे उसकी कमाई आसमान छूने लगी। लेकिन ये पूरी कहानी का अंत नहीं था। असल खेल तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि जब एक बड़ी कंपनी गिरने लगती है तो सबसे पहले उसके अपने साथी ही उसका साथ छोड़ना शुरू कर देते हैं। गु ग्रुप की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही थी। बैंकों ने उनके लोन पर सख्ती शुरू कर दी। सप्लायर्स अपने पैसे मांगने के लिए कंपनी पहुंचने लगे। जो बड़े इन्वेस्टमेंट डील्स लगभग फाइनल हो चुके थे वो भी एक एक करके टूट गए। उसी दोपहर मुझे एक ऐसा फोन आया जिसकी मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। कॉल सु मुचिंग की थी। उसकी आवाज कांप रही थी। यिन छुआन, ये सब तुमने किया है ना? मैं अपनी ऑफिस चेयर पर पीछे टिक गया। खिड़की से दूर दिखाई दे रही गु ग्रुप की बिल्डिंग को देखते हुए मैंने शांत आवाज में कहा, हाँ। मैंने ना कोई बहाना बनाया और ना ही कुछ छिपाया। फोन के दूसरी तरफ कुछ देर तक बिल्कुल सन्नाटा छाया रहा। फिर उसकी दबी हुई रोने की आवाज सुनाई दी। क्यों? तुमने यानजी के साथ ऐसा क्यों किया? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उसे चुना? तुम ये सब बदला लेने के लिए कर रहे हो। यिन छुआन, तुम बहुत डरावने हो गए हो। उसकी बात सुनकर मैं हल्का सा हंस पड़ा। डरावना? सु मुचिंग, तुम्हें 2 साल पहले की वो रात याद है जब तुम अस्पताल के बेड पर लेटी हुई थी? तुमने मेरा हाथ पकड़कर कहा था कि पूरी दुनिया ने तुम्हें छोड़ दिया है। तुम्हें लगा था कि किस्मत भी चाहती है कि तुम मर जाओ। याद है तब मैंने तुमसे क्या कहा था? वो चुप रही। शायद उसे सच में याद नहीं था। मैंने खुद ही उसका जवाब दे दिया। मैंने कहा था, डरो मत, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर किस्मत भी तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश करेगी तो मैं तुम्हें मौत के मुंह से भी वापस ले आऊंगा। और मैंने अपना वादा निभाया। मैंने तुम्हें अंधेरे से बाहर निकाला। अब मैंने सिर्फ तुम्हारे पति को उस जगह से नीचे गिराया है जहाँ पहुँचने का वो कभी हकदार ही नहीं था। तुम्हें मौत से वापस लाना, उसके मुकाबले ये काम तो बहुत आसान था। मेरी आवाज बिल्कुल शांत थी, लेकिन उसमें ऐसी ठंडक थी कि
फोन के उस पार बैठी सुमुचिंग भी कुछ पल के लिए बोल नहीं पाई। मैं कुछ सेकंड रुका, फिर धीरे से बोला, और जहाँ तक बदले की बात है, मैंने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, सुमुचिंग, तुमने खुद को बहुत ज्यादा समझ लिया, या यूं कहूँ कि तुमने अपने इस प्यार जताने वाले पति को बहुत कम आंका। क्या तुम्हें सच में लगता है कि 2 साल पहले जिस कार एक्सीडेंट में तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई थी, वो सिर्फ एक हादसा था? फोन के दूसरी तरफ अचानक सन्नाटा छा गया। फिर सुमुचिंग की घबराई हुई आवाज आई, तुम क्या कहना चाहते हो? उसकी आवाज डर से कांप रही थी। मैंने शांत लहजे में कहा, ज्यादा कुछ नहीं, अगर यकीन नहीं है तो जाकर ली वेई नाम के उस ट्रक ड्राइवर से मिलो। 2 साल पहले उसी ने थकान में तुम्हारी कार को टक्कर मारी थी। उसे 1 साल की जेल हुई थी और वो अभी कुछ समय पहले ही बाहर आया है। मैं एक पल रुका, फिर बोला, हाँ, और उसकी बेटी का पिछले साल हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। इलाज का खर्च बहुत ज्यादा था, जाकर उससे पूछना इतने पैसे आए कहाँ से। इतना कहकर मैंने फोन काट दिया। कुछ सच्चाइयाँ अगर किसी और की बजाय खुद गुनहगार के मुंह से सामने आए तो उनका असर कहीं ज्यादा गहरा होता है। वही इंसान को सबसे ज्यादा दर्द भी देती है और सच का एहसास भी कराती है। मुझे पता था सुमुचिंग का स्वभाव ऐसा नहीं था कि वो इस बात को यूं ही छोड़ दे। वो जरूर इसकी तह तक जाएगी, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। 2 दिन बाद मोटू ने मुझे खबर दी कि सुमुचिंग ने अपने घर के रिश्तों का इस्तेमाल करके ली वेई को ढूंढ लिया था। उन दोनों के बीच क्या बात हुई ये किसी को नहीं पता, लेकिन उस मुलाकात के बाद सुमुचिंग और गु यानजी के बीच अब तक की सबसे भयंकर लड़ाई हुई। गु परिवार की हवेली से पूरी रात चीजें टूटने की आवाजें और एक औरत के रोने की चीखें गूंजती रहीं। आखिरकार गु यानजी का असली चेहरा सबके सामने आ चुका था। वो कार एक्सीडेंट कभी भी एक हादसा नहीं था। असल में वो कोई हादसा नहीं था, ये सब गु यानजी की खुद रची हुई साजिश थी। वो सुमुचिंग की काबिलियत और उसकी मजबूत पर्सनैलिटी से अंदर ही अंदर जलता था, खासकर तब जब उसका अपना निवेश डूब गया और उसे परिवार की मदद की जरूरत पड़ी। सुमुचिंग उसे दिलासा देती थी, लेकिन गु यानजी को हर बात दया और एहसान जैसा लगता था। शराब के नशे में उसका घमंड और जलन मिलकर जहर बन चुके थे। उसने ठान लिया कि वो सुमुचिंग की जिंदगी बर्बाद कर देगा। उसने ट्रक ड्राइवर को पैसे देकर उस नकली एक्सीडेंट की पूरी प्लानिंग की। उसका मकसद साफ था, वो चाहता था कि सुमुचिंग, जो हर किसी की नजर में परफेक्ट थी, हमेशा के लिए टूट जाए और एक ऐसी इंसान बनकर रह जाए जिसे जिंदगी भर उसी के सहारे जीना पड़े। लेकिन उसकी प्लानिंग पूरी तरह सफल नहीं हुई। सुमुचिंग की सिर्फ आंखों की रोशनी गई, और सबसे बड़ी बात, उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बीच में मैं आ जाऊंगा और सुमुचिंग का हर पल हर तरह से ख्याल रखूंगा। मेरे भविष्य की जानकारी और तियांशु डेटा की मदद से किए गए लगातार वारों ने गु परिवार को पूरी तरह हिला दिया। गु ग्रुप की फंडिंग चेन पूरी तरह टूट गई। कंपनी की कई सब्सिडियरीज को दिवालिया होने की अर्जी देनी पड़ी। ये सदमा गु होंघाई सह नहीं पाया। उसे दूसरी बार स्ट्रोक आया और वो आज भी आईसीयू में पड़ा था। रही बात गु यानजी की, जो कभी अपने रुतबे पर घमंड करता था, आज वही सड़क पर आ चुका था। यहाँ तक कि उसके अपने परिवार के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भी उसे कंपनी से बाहर निकाल दिया। 1 हफ्ते बाद गु यानजी ने मुझसे मिलने का समय मांगा। जगह थी एक साधारण सी टी रेस्टोरेंट। उसे देखते ही समझ आ गया कि वो पूरी तरह टूट चुका है। उसकी आंखें धसी हुई थी, उनमें लाल नसें साफ दिख रही थी। चेहरे से उसका पुराना घमंड और आत्मविश्वास पूरी तरह गायब हो चुका था। बैठते ही उसने भारी आवाज में कहा, निंग छुआन, मानना पड़ेगा, इस बार तुम जीत गए। मैंने बस अपने सामने रखी कॉफी को धीरे धीरे हिलाया। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने गहरी सांस ली, फिर अपने बैग से एक फाइल निकाला। उसने वो फाइल मेरी तरफ बढ़ा दिया। ये गु ग्रुप के बचे हुए सारे शेयर हैं, मैं सब तुम्हें दे दूंगी, बस प्लीज हमारे परिवार को छोड़ दो। मेरे पापा ज्यादा दिन नहीं बचेंगे। मैंने शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट पर एक नजर डाली। गु ग्रुप को भारी नुकसान जरूर हुआ था, लेकिन उसकी नींव अभी भी मजबूत थी। अगर आगे कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाता तो उसके फिर से खड़े होने की पूरी उम्मीद थी। यही उसका आखिरी दाव था। मैं हल्का सा मुस्कुराया। गु यानजी, लगता है तुम्हें एक बात समझ नहीं आई। बिजनेस की दुनिया भी जंग के मैदान जैसी होती है। मैंने सिर्फ बिजनेस के नियमों से तुम्हें हराया है। सब कुछ कानूनी तरीके से हुआ है। इसमें मेरी नहीं, तुम्हारी नाकामी है। मेरी बात सुनते ही उसका चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। उसने अपने दांत भींच लिए और मुट्ठियां इतनी जोर से कस ली कि उनकी आवाज साफ सुनाई देने लगी। मैंने आगे कहा, और रही तुम्हारे पिता की बात, वो उनकी अपनी किस्मत है। मेरे चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी। मेरी नजरें ठंडी पड़ गई। जब तुमने मुचिंग की जिंदगी बर्बाद करने के लिए उस कार एक्सीडेंट की साजिश रचा था, तब क्या एक बार भी उसके पिता के बारे में सोचा था? मैं एक पल रुका, फिर ठंडी आवाज में बोला, ओह, मैं भूल गया। उसके पिता तो पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे, वरना तुम्हारी इतनी हिम्मत कभी नहीं होता कि तुम उसके साथ ऐसा करते। मेरी बात सुनते ही गुयानजी का आखिरी सहारा भी टूट गया। वो झटके से अपनी कुर्सी से उठा और लाल
आंखों से मुझे घूरते हुए बोला, निंग छुआन, ज्यादा खुश मत हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए हो? क्या तुम्हें लगता है कि सच जानने के बाद मुचिंग वापस तुम्हारे पास आ जाएगी? वो अचानक अजीब और पागलों जैसी मुस्कान हंसने लगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, कार एक्सीडेंट मैंने ही करवाया था, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मुचिंग ने तुम्हें छोड़कर मुझसे शादी मेरी जबरदस्ती की वजह से की थी? उसने सिर हिलाया। नहीं, वो उसकी अपनी मर्जी थी। उसने अपनी खुशी से मुझसे शादी की थी। उसकी ये बात सुनकर मेरी भौहें हल्की सी सिकुड़ गई। उसकी बात सुनते ही मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी। गुयानजी मुझे घूरते हुए बोला, क्या तुम्हें लगता है कि मुचिंग को तुम्हारे तियानशु डेटा के बारे में कुछ पता नहीं था? उसे सब पता था, सब कुछ। उसे मालूम था कि तुमने उसके लिए क्या क्या कुर्बान किया। ये भी पता था कि तुम्हारे अंदर कितनी काबिलियत है। जब उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई तब मैं उससे मिलने गया। मैंने उससे कहा कि निंग छुआन कोई सीधा इंसान नहीं है, वो बहुत खतरनाक है। उसके अंदर बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है। मैंने कहा कि उसने तुम्हारी देखभाल सिर्फ इसलिए की ताकि वो सुपरिवार को अपनी सीढ़ी बना सके। मैंने उसे ये भी बताया कि अगर निंग छुआन चाहे तो अपने तियानशु डेटा के दम पर कभी भी फिर से उठ सकता है और गु परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। गुयानजी की आवाज और भी भारी हो गई। फिर मैंने उससे कहा, मुचिंग, मेरी मदद करो। अगर गु परिवार बर्बाद हो गया तो मैं भी खत्म हो जाऊंगा। वो मेरा आंखों में देखते हुए पागलों की तरह मुस्कुराया। बताओ, उसने क्या चुना? उसने मुझसे शादी करने का फैसला किया। मैं चुपचाप उसे देखता रहा। वो हंसते हुए बोला, उसने मुझसे कहा कि निंग छुआन ने उस पर बहुत एहसान किए हैं, इसलिए वो तुम्हें गु परिवार पर हमला करते हुए नहीं देख सकती। उसके लिए गु परिवार उसके जीवन का एहसान चुकाने वाला परिवार था, इसलिए उसने शादी का फैसला किया ताकि मुझे अपने साथ बांध सके। वो चाहती थी कि सुपरिवार के नाम और अपने रिश्ते की वजह से तुम्हारे हाथ बंध जाए। उसे लगा कि अगर वो गु परिवार की बहू बन जाएगी तो तुम चाहे मुझसे कितनी भी नफरत करो, लेकिन उसकी इज्जत की खातिर गु परिवार को पूरी तरह बर्बाद नहीं करोगे। गुयानजी की मुस्कान और गहरी हो गई। जानते हो निंग छुआन, वो असल में तुम्हारी ही रक्षा कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि तुम अपने निजी बदले के लिए किसी पूरे परिवार को तबाह करने वाले इंसान बन जाओ। इसीलिए उसने खुद की पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी और उसी इंसान से शादी कर ली जिसने उसकी आंखों की रोशनी छीन ली थी। उसने जोर से हंसना शुरू कर दिया। बताओ, कितना मजाक है ना? उसकी पागलों जैसी हंसी पूरे रेस्टोरेंट में गूंज उठी। उसकी हर बात मेरे दिल में ऐसे चुभ रही थी जैसे कोई तेज नुकीली सुई सीधे सीने में घुस रही हो। मैं पूरी तरह सुन्न होकर वहीं खड़ा रह गया। तो सच ये था, सब कुछ ऐसा ही था। ना उसने मुझसे प्यार करना छोड़ा था, ना उसने मुझे धोखा दिया था। उसने बस एक ऐसा फैसला लिया था जिसे मैं कभी समझ ही नहीं पाया। एक ऐसी बेवकूफी भरी कुर्बानी जिसकी कोई हद नहीं थी। उसे लगा था कि अगर वो खुद को दाव पर लगा देगी तो एक ऐसी दुश्मनी खत्म हो जाएगी जो असल में थी नहीं। उसे भरोसा था कि उसकी कुर्बानी से सबकी जिंदगी में शांति आ जाएगी, लेकिन वो इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती थी? मैं निंग छुआन, क्या मुझे कभी अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी औरत की कुर्बानी की जरूरत थी? अचानक मेरे दिमाग में एक एक याद वापस आने लगी। वो पल जब उसने मुझे चेक पकड़ाया था और उसकी आंखों में अजनबियत साफ दिख रही थी। फिर उसकी शादी का दिन जब वो चेहरे पर झूठी मुस्कान लेकर खड़ी थी, और फिर वो फोन कॉल जब वो रो रो कर मुझे जिंदा रहने की भीख मांग रही थी। एक ही पल में मेरे अंदर की सारी नफरत गायब हो गई। अब सिर्फ एक अजीब सी बेप्सी बची थी और ऐसा दर्द जो हड्डियों तक उतर चुका था। उसके लिए भी और अपने लिए भी। हम दोनों जैसे धुंधले कांच के आर पार खड़े थे। दोनों को लगता था कि हम एक दूसरे को समझते हैं, लेकिन सच तो ये था, हम दोनों सिर्फ एक दूसरे की टूटी फूटी परछाई ही देख पा रहे थे। तभी गुयानजी ने गहरी सांस ली और मेरे चेहरे का बदलता रंग देखकर मुस्कुरा दिया। क्या हुआ निंग छुआन, ये सच सुनकर कैसा लग रहा है? उसकी आंखों में पागलपन साफ दिख रहा था। तुमने इतनी मेहनत करके मेरी पूरी दुनिया बर्बाद कर दी और अब पता चला कि जिस इंसान से तुम सबसे ज्यादा बदला लेना चाहते थे उसी ने तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारा साथ छोड़ा था। वो मेरे चेहरे को घूरते हुए बोली, अब बताओ, क्या तुम्हारे दिल में बहुत दर्द हो रहा है? क्या तुम्हें अब अपने किए पर पछतावा हो रहा है? मैंने धीरे धीरे अपना सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। अभी कुछ पल पहले मेरे अंदर जो तूफान मचा हुआ था वो कुछ ही सेकंड में पूरी तरह शांत हो चुका था। मैंने सामने रखी शेयर ट्रांसफर की फाइल उठाई, उस पर ऐसे फूंक मारी जैसे उस पर धूल जमी हो। फिर मैंने उसकी आंखों के सामने ही उस एग्रीमेंट को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। नहीं, मैंने उसकी हैरान आंखों में देखते हुए शांत आवाज में कहा, मुझे कोई पछतावा नहीं है। गुयानजी पूरी तरह सन्न रह गई। तुमने क्या कहा? मैंने दोबारा वही जवाब दिया। मैंने कहा, मुझे बिल्कुल पछतावा नहीं है। मैंने फटे हुए कागज के टुकड़े उठाए और उन्हें कूड़ेदान में फेंक दिया। फिर मैं खड़ा हुआ और उसकी तरफ देखते हुए बोला, गुयानजी, अब तक तुम्हें ये भी समझ नहीं आया कि तुम आखिर हारे कहाँ हो। तुम्हें लगा कि
ये सच बताकर मैं टूट जाऊंगा। मुझे अपने किए पर शर्म आएगी, मैं खुद पर शक करने लगूंगा और फिर मैं गु परिवार पर आखिरी वार करना छोड़ दूंगा ताकि तुम्हें दोबारा संभलने का मौका मिल जाए। या फिर मैं कोई महान इंसान बनकर सुमुचिंग की मजबूरी समझ लूं और तुम सबको माफ कर दूं। मैंने ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा। तुम सच में बहुत भोली हो। मेरी आवाज में जरा भी गर्माहट नहीं थी। पहली बात, सुमुचिंग को नुकसान पहुंचाने के लिए कार एक्सीडेंट की साजिश तुमने रची थी। ये सच कभी नहीं बदलेगा। ये ऐसा गुनाह है जिसे तुम पूरी जिंदगी भी नहीं मिटा सकते। उसने किसी भी वजह से तुम्हें चुना हो। इससे ये सच नहीं बदलता कि तुम एक घटिया और बेशर्म अपराधी हो। मैंने बिना रुके आगे कहा। दूसरी बात, मैं निंग छुआन बिजनेस हमेशा नियमों से करता हूँ, रिश्तों या भावनाओं से नहीं। फिर मैंने आखिरी और सबसे अहम बात कही और सबसे जरूरी बात, सुमुचिंग ने अपनी जिंदगी में क्या फैसला लिया ये उसका फैसला था, लेकिन मेरी जिंदगी उसे उसके फैसलों से क्यों तय होना चाहिए? उसने मुझे बचाने के लिए खुद की कुर्बानी देना चुना। वो उसका अपना फैसला था, लेकिन मेरी नजर में वो सिर्फ एक बेवकूफी भरा फैसला था। और मैंने जो चुना वो था अपना सब कुछ वापस हासिल करना और अपने दुश्मनों को पूरी तरह खत्म करना। यही मेरा हक था। उसके अपने फैसले थे और मेरे अपने उसूल। जिस पल उसने मुझे छोड़ने का फैसला लिया था, उसी पल से हमारी जिंदगियां दो ऐसी सीधी लकीरें बन गई थी जो कभी एक दूसरे से नहीं मिल सकती थी। इसलिए अपने उस तथाकथित सच से मुझे बदलने की कोशिश मत करो। मेरे लिए ये बस एक ऐसी कहानी का छोटा सा हिस्सा है जो बहुत पहले खत्म हो चुकी है। इससे न मुझे दर्द होगा और न ही मुझे अपने फैसलों पर पछतावा होगा। हाँ, एक बात जरूर महसूस होती है, मुझे तुम दोनों पर तरस आता है। इतना कहकर मैं सीधा खड़ा हुआ और अपने सूट का कॉलर ठीक किया। फिर जाते जाते मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, हाँ, एक बात बताना तो मैं भूल ही गया। तुम्हारे पिता के आईसीयू का पूरा इलाज और आगे तुम्हारे परिवार का खर्च भी मैं उठा सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे गो एंटरटेनमेंट के ये बेकार शेयर नहीं चाहिए। मैंने फटे हुए कागजों की तरफ इशारा किया। मुझे चाहिए गु परिवार की पुश्तैनी हवेली के कागज। मेरी बात सुनते ही गुयांजी का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। वो पुश्तैनी हवेली सिर्फ एक मकान नहीं थी, वो उनके पूरे परिवार की आखिरी पहचान, इज्जत और विरासत थी, और मुझे चाहिए भी वही था। ज्यादा समय नहीं लगा। गु परिवार की कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई। आखिरकार गुयांजी को झुकना ही पड़ा अपने पिता के महंगे इलाज का खर्च उठाने के लिए और परिवार की बची खुची इज्जत बचाने के लिए। उसने पुश्तैनी हवेली मेरे नाम करने वाले कागजों पर साइन कर दिए, लेकिन मैं खुद उस हवेली में कभी रहने नहीं गया। मैंने मोटू से एक कंस्ट्रक्शन टीम बुलवाई और गु परिवार की 100 साल पुरानी उस हवेली को, जो कभी उनकी शान और विरासत की पहचान थी, पूरी तरह गिरवा दिया। उस खाली जमीन पर मैंने एक होप प्राइमरी स्कूल बनवाने के लिए दान दिया। जिस दिन उसकी नींव रखी गई, वहाँ कई मीडिया वाले मौजूद थे। दान देने वाले की हैसियत से मैंने बस कुछ छोटी सी बातें कही। रही बात सुमुचिंग की, सुना था कि उसने गुयांजी से तलाक ले लिया, लेकिन वो न तो वापस सुपरिवार गई और न ही उसने मेरी किसी तरह की मदद स्वीकार की। उसने अपने नाम की सारी महंगी चीजें और प्रॉपर्टी बेच दी। फिर अकेले ही दक्षिण के एक छोटे से समुद्री शहर में चली गई। वहाँ उसने एक छोटी सी फूलों की दुकान खोली और शांत जिंदगी जीने लगी। शायद वो इसी तरह अपने बीते हुए कल से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देना चाहती थी। मेरे हिसाब से ये अच्छा ही था। कम से कम अब वो पहली बार अपनी जिंदगी अपने लिए जी रही थी। 1 साल बाद तियानशु डेटा सफलतापूर्वक नैस्डैक पर लिस्ट हो गई। लिस्टिंग के पहले ही दिन कंपनी की वैल्यू 100 अरब डॉलर से भी ऊपर पहुंच गई। जश्न की पार्टी में मोटू का चेहरा शराब की वजह से पूरी तरह लाल हो चुका था। उसने मुझे गले लगाकर भावुक आवाज में कहा, छुआन भाई, हमने कर दिखाया। आप एक बार फिर सबसे ऊंची मंजिल पर पहुंच गए। मैं बस हल्का सा मुस्कुराया, उससे ग्लास टकराया और एक ही घूंट में पूरी ड्रिंक खत्म कर दी। पूरी पार्टी खुशियों से भरी हुई थी। हर तरफ हंसी, बातें और जश्न का माहौल था। हर चेहरे पर कामयाबी की चमक साफ दिखाई दे रही थी। मैं चुपचाप भीड़ से निकलकर बालकनी में आ गया। रात की ठंडी हवा चेहरे से टकरा रही थी। तभी मेरा फोन बज उठा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। उस नंबर की लोकेशन उसी दक्षिण के समुद्री शहर की थी जहाँ सुमुचिंग अपनी फूलों की दुकान चलाती थी। मैं कुछ पल चुप रहा, फिर आखिरकार मैंने कॉल रिसीव कर ली। फोन के दूसरी तरफ काफी देर तक सिर्फ गहरी खामोशी थी। उस खामोशी में भी मुझे समंदर की लहरों की आवाज महसूस हो रही थी और जैसे फूलों की हल्की सी खुशबू भी हवा के साथ चली आ रही हो। फिर एक धीमी आवाज सुनाई दी, निंग छुआन। ये सुमुचिंग थी। उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा शांत थी, लेकिन उसमें वक्त की थकान भी साफ महसूस हो रही थी। वो धीरे से बोली, तुम्हें बहुत बहुत बधाई। मैंने शांत लहजे में जवाब दिया, थैंक यू। मेरी आवाज में न अपनापन था और न ही कोई शिकायत, बस एक सधी हुई दूरी थी। कुछ पल फिर से खामोशी छा गई। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाकर कहा,
मुझे माफ कर दो। सच कहूँ तो पहले मैं बहुत बेवकूफ थी। मैंने बिना किसी भावना के जवाब दिया। अब वो सब बीत चुका है। मैं सच में यही महसूस करता था। कुछ देर बाद उसने फिर पूछा, सुना है तुमने गु परिवार की पुरानी हवेली गिराकर वहाँ एक स्कूल बनवा दिया, ऐसा क्यों किया? मैंने दूर शहर की चमकती रोशनियों की तरफ देखा, कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराकर कहा, क्योंकि जहाँ अंधेरा ज्यादा हो वहाँ रोशनी पहुँचना जरूरी होता है, और उस जगह अगर बच्चों की पढ़ाई की आवाज गूंजे तो वो किसी खाली पड़ी हवेली से कहीं बेहतर है। फोन के दूसरी तरफ से एक लंबी सी आह सुनाई दी। उस एक आह में जैसे अनगिनत बातें छिपी हुई थी। फिर उसने धीरे से मेरा नाम पुकारा, निंग छुआन। काफी देर हिम्मत जुटाने के बाद उसने वो सवाल पूछा जो शायद बहुत समय से उसके दिल में दबा हुआ था। अगर हम दोनों फिर से। उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने उसे रोक दिया। मुछिंग, शायद पहली बार मैंने उसका नाम इतनी शांति से लिया। फिर मैंने पूछा, याद है 2 साल पहले मैंने तुम्हें एक किताब पढ़कर सुनाई थी। उसमें एक लाइन थी जो मुझे हमेशा से बहुत पसंद थी, कुछ पंछियों को कभी पिंजरे में कैद नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके हर पंख में आजादी की चमक होती है। मैं कुछ पल रुका, फिर धीरे से बोला, पहले वाला निंग छुआन भी एक पिंजरे में बंद पंछी था। वो पिंजरा तुम भी थी और मेरी अपनी जिद भी। लेकिन जिस दिन तुमने गु यांझी से शादी करने का फैसला लिया, उसी दिन वो पंछी उस पिंजरे से टकराकर हमेशा के लिए मर गया। मैंने आसमान की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब जो निंग छुआन तुम्हारे सामने है वो उस पिंजरे से बहुत दूर उड़ चुका है। मैं उस पिंजरे से निकलकर उस आसमान को देख चुका था जो पहले से कहीं ज्यादा ऊंचा और विशाल था। अब मैं कभी किसी पिंजरे में वापस नहीं लौटने वाला था, चाहे वो पिंजरा प्यार से बना हो या फिर पछतावे से। फोन के दूसरी तरफ से उसकी दबे दबे सिसकियों की आवाज आने लगी। मैंने न उसे दिलासा दिया और न ही फोन काटा। मैं बस चुपचाप सुनता रहा जब तक उसकी रुलाई धीरे धीरे शांत नहीं हो गई। कुछ देर बाद उसने धीमी आवाज में कहा, अब मैं समझ गई। उसकी आवाज में पहली बार सुकून था। निंग छुआन, तुम्हारे आने वाले हर कदम पर कामयाबी मिले। मैं हल्का सा मुस्कुराया, तुम्हें भी। इतना कहकर मैंने फोन काट दिया, फिर उस नंबर को हमेशा के लिए डिलीट कर दिया। मैंने फोन वापस अपनी जेब में रखा और मुड़कर फिर उसी जगमगाती दुनिया की तरफ चल पड़ा जो अब मेरी अपनी थी। अब मैं किसी की अधूरी मोहब्बत का हीरो नहीं था, न ही किसी से बदला लेने वाला इंसान। मैं सिर्फ निंग छुआन था। और जब मैंने पीछे मुड़कर देखना छोड़ दिया तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे सामने सिर्फ एक रास्ता नहीं, पूरा आसमान मेरा इंतजार कर रहा था।